नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दिनेश कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए, वर्तमान में हम सभी को रोजगार चाहिए, तो रोजगार लेने के लिए जो हमें रोजगार के लायक बनाता है वो उन स्किल को हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो शुरुआत करते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको समरी के रूप में कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो 3 शब्दों का एक समूह है। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का। एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी प्लस स्किल। एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता और स्किल का मतलब होता है कौशल। अर्थात वे कौशल, वे गुण जो हमें रोजगार करने के योग्य बनाते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के वह कौशल या वह वैल्यू जो कार्यस्थल पर उसे एक कामयाब कर्मचारी बनाती है उसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार योग्यता कौशल कहते हैं। रोजगार योग्यता कौशल को हमने यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। टोटल 5 इसमें। एक हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल और इसके अंतर्गत फिर बहुत सारे सब टॉपिक आ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, स्वयं प्रबंध कौशल। तीसरा है बेसिक ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। चौथा है एंटरप्रेन्योरल स्किल और 5वां है ग्रीन स्किल। तो हमने अपने टॉपिक को 5 भागों में बांटा हुआ है। संचार कौशल, स्वयं प्रबंध कौशल, आधारभूत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमी कौशल और हरित कौशल। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि ये कौशल क्या होते हैं, इन्हें विकसित करना क्यों अनिवार्य है। देखिए, हम सभी स्टडी कर रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई करना एक अलग पक्ष है, वो तो करनी ही है, वो तो आपकी फंडामेंटल चीज है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने अंदर कुछ अन्य कौशल को भी विकसित करना होता है जो हमारी सहायता करेगी हमें रोजगार सृजन के लिए, रोजगार को पाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो स्टडी तो कर लेते हैं, पूरी तरह से बुक बॉम बन जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी सोशल स्किल विकसित हो जाती है और ना ही वो अपने अंदर जो है वो इस तरह के स्किल को विकसित करती है। उस वजह से होता क्या है कि आप या तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे और यदि आप सेलेक्ट भी हो जाओ तो भी आप वहां पर एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी फंडामेंटल पढ़ाई है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है, उसे तो पढ़े ही अच्छे से, लेकिन साथ साथ अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी विकसित करें अपने अंदर, ताकि हमें आसानी से रोजगार मिल जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कार्यस्थल पर आप जाओगे, कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी देगा वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके अंदर जो है वो बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विद्यमान हो, तभी आप एक अच्छे कर्मचारी की भूमिका निभा सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक। और पहला हमारे पास जो टॉपिक है उसे हमने नाम दिया है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। कम्युनिकेशन को ही आप संचार कौशल, इसे ही आप संदेश वाहन कौशल और इसी को हम संप्रेषण कौशल इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के ही अलग अलग नाम हैं। इसे आप संचार कौशल, इसे ही आप संप्रेषण कौशल और इसे ही आप संदेश वाहन कौशल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से लिया गया है। कहां से? लैटिन भाषा के कम्युनिकेट का एक शब्द है हमारे पास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो
इसका पुराना नाम क्या है, कम्युनिकेयर, जो फिर परिवर्तित होते होते बन गया कम्युनस। और कम्युनस या कम्युनिकेयर का शाब्दिक अर्थ होता था आदान प्रदान, किसका, विचारों का, ठीक है। यानी ऐसी विधि जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते उसे हम कम्युनिकेयर कहते थे पहले की डेट में, ठीक है। अब वर्तमान इसका रूप हमारे पास जो है विद्यमान, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी संचार कौशल। तो अगर हम संचार कौशल को डिफाइन करना चाहे तो हम सिंपल से क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं किसी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन या संचार कौशल कहते हैं, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सचेंज आवर थॉट, फीलिंग, इमोशंस एंड आइडिया विद वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसी विधि जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ किसका, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम संचार कौशल कहते हैं। और कार्यस्थल पर हमें कोई भी अगर काम करना है तो जाहिर सी बात है हम इसका उपयोग करते हैं, हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। जब तक हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक हमारा काम ना तो काम हो पाएगा और ना ही विमर्श आगे बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप संचार समझ गए, संचार कौशल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि संचार कौशल होता कितने प्रकार का है। मुख्यतः इसको हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन वर्बल, और तीसरे को हम बोल देते हैं विजुअल, दृश्य, ठीक है। तो वर्बल अर्थात संचार का वो माध्यम जहां पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल का देखिए, हमने बोला संचार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बोलेंगे वर्बल, एक को बोलेंगे नॉन वर्बल, और एक को बोलेंगे हम विजुअल, ठीक है। वर्बल का मतलब है शाब्दिक, जहां पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे उसको हम बोलते हैं शाब्दिक। और नॉन वर्बल का मतलब है अशाब्दिक, जहां पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अशाब्दिक। तीसरा है विजुअल, यानी दृश्य, जहां पर शब्दों का प्रयोग किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। यूजुअली इसमें काम करती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, यानी या तो हम कोई चित्र सा बना देंगे या साइन सा बना देंगे, ठीक है, और हमें बात समझ आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के प्रकार। तो हमने बोला संचार को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। यानी संचार प्रक्रिया का वो माध्यम जहां पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संचार कहते हैं। शाब्दिक संचार मुख्यतः 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है ऑरल, मौखिक, दूसरा होता है रिटन यानी लिखित। अब समझते हैं इन दोनों को, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑरल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार संचार प्रक्रिया का वो माध्यम होता है जहां पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बात डायरेक्ट बोली जाती है, ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और किसी विषय पे चर्चा कर रहे हो बोल के, तो जब हम बात को बोल के बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन है। और जब वही बात हम लिख करके देते हैं रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में, उसे क्या कहेंगे हम, लिखित संचार या रिटन कम्युनिकेशन। जैसे मान लो एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी मांगने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो स्वयं वो टीचर से मिलेगा और टीचर से बात करेगा कि मैं कल स्कूल नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। और उसने छुट्टी मांग ली, तो जब उसने अपनी बात बताई बोल करके मुख द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन। जब वही बात उसने दूसरे दिन एप्लीकेशन दे दी अपने सहपाठी के पास और वो प्रेजेंट हो गया, भाई उसको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो कौन सा हो गया, रिटन कम्युनिकेशन। तो हमने बोला कि हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन के आगे 2 भाग होते हैं, एक होता है ऑरल और एक होता है रिटन,
ठीक है। दूसरा हमारे पास संचार का माध्यम है वो है अशाब्दिक, जहां पर शब्दों का प्रयोग किए बिना ही हम बात को रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हमने देखा होगा अपने निजी जीवन में, जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए या तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, या हम बात करते हुए कुछ ऐसे संकेत छोड़ देते हैं कि व्यक्ति को अभाव हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो जहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, संकेतों का, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अनिवार्य भी माना जाता है क्योंकि इससे हमें अपनापन सा लगता है। जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब किसके उदाहरण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण है, ठीक है। जैसे बात तो हम हाथ से हम मुंह से करते हैं, हम बोलते हैं हेलो, हेलो के बाद हम हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाना भी क्या है, हमें एक फीलिंग देता है, एक पॉजिटिविटी की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा हमारे पास जो संचार का रूप है उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार। देखिए दृश्य संचार का प्रयोग इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि हमने देखा है कभी कभी कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, या हो सकता है कि जिस भाषा में वो बात कही हो हमें वो भाषा ही नहीं आती हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो है संकेतों का प्रयोग या पिक्चर के रूप में अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हमारा बात पहुंच जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के साइंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो उसे आइडिया मिल जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो, इस तरह से एक बीड़ी या सिगरेट जली होती है और उसके ऊपर जो इस तरह का क्रॉस का निशान लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, नो स्मोकिंग जोन। देखिए जो पढ़ा लिखा इंग्लिश को, जिसको इंग्लिश आती होगी वो तो पढ़ लेगा, भाई इसमें क्या लिखा है, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। फिर जिसको हिंदी आती होगी वो भी हिंदी में पढ़ लेगा कि भाई हम क्या है, धूम्रपान निषेध क्षेत्र है, यहाँ धूम्रपान करना मना है। लेकिन जो अनपढ़ होगा वो क्या कर सकता है, फिर इस पिक्चर को देख सकता है और इस पिक्चर के माध्यम से उसे पता लग जाएगा कि ये जो एरिया है वो क्या है, धूम्रपान रहित क्षेत्र है, यहाँ पर धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, ठीक है जी। उसी तरह से आपने देखा होगा जब हम पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर पिक्चर बनाई होती है, जेंट्स वाले टॉयलेट में जेंट्स की पिक्चर होगी, महिला वाले टॉयलेट में महिलाओं की पिक्चर होगी, तो वहां से आइडिया लगाएगा भाई ये वाले जो टॉयलेट्स है पब्लिक टॉयलेट्स ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए, ठीक है। तो दृश्य संचार बहुत क्या होता है, प्रभावी होता है, इसलिए इसका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गए संचार के 3 प्रकार, कौन कौन से, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। अब हमारे पास है संचार प्रक्रिया का प्रोसेस, कि संचार कैसे कैसे काम करता है। देखिए संचार प्रक्रिया की संचार जो प्रक्रिया है, संचार प्रक्रिया का काम करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। कौन कौन स्टेप है, सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कोई एक विचार आता है, जिसको हम सेंडर कहते हैं, सेंडर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए अगर हम प्रक्रिया की बात करें कि संचार कैसे कैसे काम करता है, जैसे मान लो मैंने कोई विचार आप तक पहुंचाना है, तो मैं एक क्या हूं, व्यक्ति हूं जिसने अपने विचार आपको भेजना है, उसको हम बोलते हैं सेंडर, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेषक। सेंडर के दिमाग में क्या आता है, आइडिया, उस आइडिया को क्या करता है, वो कोई भाषा या शब्दों में चेंज कर देगा, उस विधि को हम बोल देते हैं एनकोडिंग, ठीक है। जहां पर हम अपने आइडिया को किसी शब्दों में बांध देते हैं या किसी भाषा में डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनकोडिंग। फिर यही आइडिया हमें आगे भेजने के लिए कोई एक मीडियम, कोई माध्यम चाहिए, वो डाक द्वारा भेजो, ईमेल भेजो, या बातचीत आप कॉल से करो, ठीक है। उसके बाद मीडियम के बाद क्या हो गया, आइडिया, एनकोडिंग, मीडियम, फिर यही रिसीव किया जाएगा रिसीवर के द्वारा, फिर वो क्या करेगा, उसको समझ लेगा, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकोडिंग, और अगर बात को समझ आ जाती है तो वो क्या करेगा, वो फीडबैक।
प्रतिपुष्टि करेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे दिमाग में, एक आइडिया। उस आइडिया को फॉरवर्ड कौन करेगा, सेंडर। सेंडर आइडिया फॉरवर्ड किसके थ्रू करेगा, मीडियम या चैनल के थ्रू। उसके बाद वो किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को एनकोड करेगा और उसके बाद क्या करेगा वो, डिकोड करेगा और फिर फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये उसका क्या था, कुछ प्रोसेस था, ठीक है। इसका संचार कौशल का प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है। अगर हम बात करें कि संचार का क्यों महत्व है, देखिए हम कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। कोई भी काम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, सक्सेस कब होगा, जब उस विषय में वार्तालाप की जाएगी। लेकिन अगर तो बात करने का तरीका सही है तो बात करने से बात बनेगी, नहीं तो वही बात बिगड़ भी सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारा संचार कौशल क्या हो, बेहतरीन हो। और बेहतरीन संचार कौशल के लिए एक दिन में तो होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, तभी हम अपने संचार कौशल को बेहतर बना सकते हैं। और बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या किया जा सकता है, देखिए संचार कौशल को अगर हमें बेहतर बनाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। पहली बात क्या है कि इसका महत्व है क्यों, संचार कौशल का महत्व है क्यों। तो पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कम्युनिकेशन, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तालमेल में सहायक होता है। जहां तालमेल ना हो दो पार्टी का, अगर उनके बीच हम क्या करें, बढ़िया से बातचीत की जाए, सुलझाया जाए, तो वही मसला क्या हमारा सॉल्व हो सकता है और तालमेल बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी संगठन में अच्छे से काम करना है तो उनके बीच क्या होना चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेगुलर बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बात करने से ही तो गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। तीसरा क्या है कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जब हमें निर्णय लेने होते हैं तो निर्णय लेने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, अलग अलग लोगों से हमें फीडबैक लेने होते हैं, और तभी संभव है जब हमारे बीच क्या होगा, अच्छा संचार कौशल विकसित हुआ होगा। फिर इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रबंधकीय कुशलता में क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, संचार कौशल अच्छा होगा, जितने भी हमारे कार्यकलाप है वो आसानी से पूर्ण हो पाएंगे। फिर है इफेक्टिव लीडरशिप, यानी अगर एक संगठन में हमें जो है वो लीडरशिप को बिल्ड करना है, नेतृत्व के कौशल को विकसित करना है, तो वो कब हो पाएगा, जब हमारी अलग अलग बॉडी के बीच अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा। फिर अगर हम देखें इसको बांट करके, संचार कौशल होता कितने तरह का है, तो मुख्यतः संचार कौशल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने, दो। एक को बोलते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। दूसरे को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी अनौपचारिक संचार। अच्छा जी, अब क्या होते हैं ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए जो हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी औपचारिक संचार है, औपचारिक संचार एक ही संगठन के भीतर लोगों के बीच आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, जो अक्सर संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर होते हैं। जब हम एक संगठन के अंदर बातचीत करने की प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी औपचारिक संचार। जैसे मान लो कोई एक संगठन है, मान लो कोई एक स्कूल ही मान लो, एक स्कूल है और स्कूलों में क्या होते हैं, आपको पता है 2-3 लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे प्रिंसिपल आते हैं। दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे टीचर्स आते हैं। तीसरा होता है हमारे पास लोअर लेवल, जिसमें हमारे सफाई कर्मी या पियंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इनका भी क्या होता है, आपस में वार्तालाप होती है। यहाँ से क्या आती है, कमांड आती है ऊपर से, और नीचे से क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। देखिए जब एक ही संगठन के अंदर विभिन्न स्तरों पर बात आगे बढ़ाई जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, औपचारिक संचार। लेकिन औपचारिक संचार क्या होता है, एक ऑफिशियल संचार हम इसको कहते हैं, क्योंकि जब आप एक संगठन में होते हैं तो आपको अपनी भाषा, बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने के तरीके में जो आपकी वॉइस क्वालिटी है या टोन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि हो सकता है आप बात सही बोल रहे होगे, लेकिन अगर बात करने की आपकी टोन भारी है या तरीका गलत है, तो वो बात, सही बात भी क्या लगने लगती है, खराब लगने लगती है। वहीं इसका विपरीत भी होता है। अगर कभी कभी आप खराब बात बोल दो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बोलो,
तो वो खराब बात भी हमें उतनी खराब नहीं लगती है। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इन औपचारिक संचार में हमेशा जो है शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है कि किस व्यक्ति से किस टोन में बात करनी है, किस फ्रीक्वेंसी में बात करनी है और कितनी बात करनी है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अनौपचारिक संचार की, तो संचार कौशल के हम उस रूप की बात करते हैं जहां पर हमें शिष्टाचार वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है। जैसे हम घर में बात करते हैं कैजुअली, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लेते हैं, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हम अपने कंफर्ट जोन के अनुसार बातचीत को आगे रखते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए संचार के प्रकार। ठीक है जी, कि संचार। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसी संचार कौशल को विकसित करना है तो वो कौन कौन से टिप्स, ट्रिक्स या आइडिया है जिनके द्वारा हम अपने संचार कौशल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे तो कहते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक दो दिन में नहीं आता है, क्योंकि बहुत समय लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद जेनेटिकली जिनका संचार कौशल बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के द्वारा जो है संचार कौशल को और विकसित किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, पहली क्या बात होती है, लर्न टू लिसन व्हाइल यू आर स्पीकिंग। सबसे पहले तो जो पहले वाला व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो हमें बोलने से पहले उसकी बात को भी क्या करना है, सुनना है ध्यान से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। दूसरी बात क्या होती है कि हमेशा हेल्पफुल रहिए। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी, यस प्लीज बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। फिर क्या होता है कि यूज कंसाइज लैंग्वेज, कि जब भी हम क्या करें अपने कम्युनिकेशन को हम बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें हमेशा छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्द जो आसानी से समझ आ सके पढ़ने वाले व्यक्ति को। ठीक है, फिर बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है कम्युनिकेशन में। कभी कभी अगर आप बात बता रहे हैं और हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आप फंबल कर रहे हैं या टांगे कांप रही है, तो आप अनकॉन्फिडेंट दिखेंगे। फिर आपकी सही बात अभी गलत लगने लगती है या उसमें संशय पैदा हो जाता है कि शायद आप गलत बोल रहे हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हो तो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चौथी और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में पॉज देना चाहिए बात करते हुए। अब ऐसा नहीं, संचार इस तरह से विकसित नहीं होगा कि पहले वाला व्यक्ति बोल रहा है और पर एक ही साइड से बातचीत नहीं होनी चाहिए। संचार का तब फायदा है जब ये बोथ साइड कन्वर्सेशन होगी। जैसे व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, तो इनका संचार कौशल का फायदा है जब यहाँ से भी बात हो रही है और यहाँ से भी बात हो रही है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है और एक ही व्यक्ति सुन रहा है तो उस कम्युनिकेशन में मजा नहीं आएगा। तो संचार कौशल की कुछ बातें थी जिसके द्वारा हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात होगी हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे काम करती है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के नाम से। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ का मतलब क्या होता है, आत्म या स्वयं। ठीक है, स्वयं लगा लेते हैं, स्वयं प्रबंध कौशल। देखिए, जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे या आप जॉब करोगे तो जाहिर सी बात है कार्यस्थल पर जाकर आपको अपने कार्य का प्रबंध करना है, अपने काम को व्यवस्थित करना है। लेकिन कार्य को व्यवस्थित करने से पहले हमें स्वयं का प्रबंध करना है, खुद को ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि हमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो हम काम बोले ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, पहले खुद को तो हमें व्यवस्थित करना आना चाहिए ना, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। अब हम मान लो काम पे पहुंचना है 10 बजे और हम साहब लोग उठ रहे हैं 9:30 बजे, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है
स्वयं का प्रबंध। और ये जो हमें हैबिट है वो बचपन से ही डालनी शुरू करनी पड़ती है। अगर हम अभी से लेकर जो है इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो जब तक हमें क्या कार्यस्थल पर जाना है काम करने के लिए, तो हम जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ये हमारा मेन टॉपिक है और इसके कुछ सब टॉपिक कौन कौन से है। पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तनाव यानी एक, अगर हम बात करें तनाव की, तनाव से आप क्या समझते हैं? देखिए सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए वर्तमान में हम जानते हैं कि ये एक प्रतियोगिता का युग है और प्रतियोगिता के युग का रूल क्या होता है कि अगर आप अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित करोगे तो आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो इतना कंपटीशन है कि इस ग्लोबल दुनिया में आपका पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ खो गए। ठीक है, और लोग आपको धकेल के बहुत पीछे फेंक देंगे और आप वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, कहते हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है ये वह सभी स्किल इसके अंतर्गत जो है ना, वह सब स्किल शामिल होती है जो हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे द्वारा चुने गए विकल्प, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी भावनाएं या विचारों को प्राथमिकता देने वाले और नियंत्रित करने की हमारी क्षमता विकसित या शामिल है। स्वयं प्रबंध कौशल जो है हमारे कार्य और भावनाएं और विचारों को नियंत्रित करने की एक क्षमता होती है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वन इमोशंस, थॉट एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी एक व्यक्ति की अलग अलग भावनाओं को अलग अलग स्थितियों में नियंत्रित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का हमारे पास पहला जो सब टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और तनाव का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सहज महसूस नहीं कर पाता है, वो अनकंफर्टेबल सा फील करता है, उसके दिमाग की जो तीव्रता है, ड्राइव से वो बढ़ जाती है, बेचैनी होने लगती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं। देखिए तनाव तो एक देखा जाए तो तनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति छोटी क्लास में होता है, छोटी स्कूल में वगैरह में पढ़ता है, तो तनाव का लेवल होता कम है, लेकिन उसे लगता है कि सबसे बड़ा तनाव यही है, पढ़ाई है। फिर जब वो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज में जाता है, तो और तमाम तरह की चीजें उसके लाइफ में आती है। फिर उसे लगता है कि स्कूल लाइफ थोड़ी ठीक थी, इस उम्र में और ज्यादा तनाव है। फिर जब वो कॉलेज या स्टडी से बाहर निकलता है और कार्यस्थल पर जाता है काम करने के लिए, तब उसे रियलाइज होता है कि कॉलेज की लाइफ तो थोड़ी इससे आसान थी, ये असली तनाव है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? उस लड़का या लड़की की जब शादी हो जाती है तब और तनाव बढ़ने लगता है, यानी तब स्थिति और खराब होती है। क्योंकि देखिए होता क्या है, उम्र के साथ साथ क्या बढ़ती है? हमारी जिम्मेवारियां। और जैसे जैसे व्यक्ति की जिम्मेवारियां बढ़ती जाती है, तनाव का लेवल भी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। लेकिन जब हमारी जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, मैच्योरिटी के साथ साथ हम अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि थोड़ा ठीक है। क्योंकि छोटी उम्र में तो छोटी सी बात पे तनाव हो जाता है, और जब बड़े उम्र में थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है कि ये बात फालतू है, ये बात जरूरी है, इस बात को सुनना जरूरी है, इस बात को सुनना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि बढ़ती हुई चुनौतियों के साथ आप खुद को कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंध कौशल कहेंगे। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता के दौर में कंपटीशन तो बढ़ा है, रोज नए टारगेट मिलेंगे, रोज नया संघर्ष शुरू होता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लोग जो गिव अप कर देते हैं, थोड़ी सी भी टेंशन आई नहीं और वो गिव अप कर देंगे, यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और एक होते हैं दूसरे तरह के व्यक्ति जो हमेशा चैलेंजेस को लेने की होड़ में रहते हैं, हमेशा नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर बनना है तो हमें 20 तरह का व्यक्ति बनना पड़ेगा। लाइफ में तनाव तो होगा, तो जो चीज खत्म नहीं हो सकती तनाव, उसका सिर्फ क्या किया जा सकता है? प्रबंध किया जा सकता है। यानी किस बात को अपने ऊपर हावी होने देना है, किस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है,
उसी विधि को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंध कौशल बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरी हमारे पास चीज है सेल्फ मोटिवेशन, यानी स्वयं को क्या करना, अपने प्रेरित, स्वयं अभिप्रेरण कौशल भी बोलते हैं इसको। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब अर्थात एक ऐसी शक्ति जो हमें अंदर से चार्ज करती है इंटरनली और हमें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रखी थी इसकी अभिप्रेरणा की कि मोटिवेशन इज ए इनर फीलिंग ऑफ एनी पर्सन विच एनर्जाइज हिम और हर टू वर्क मोर एंड मोर। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसा कौशल है, ऐसा गुण है जो हमें अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरण कौशल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रबंध कौशल के बाद सेल्फ मोटिवेशन मतलब होता है स्वयं अभिप्रेरण कौशल। यानी देखिए, आप अपने नजरों में सही रहिए। दुनिया का तो काम है बोलना, ठीक है। लोग तो देखिए, लोग का तो उसूल है बोलना, ठीक है। लोग तो परेशान होकर भगवान को भी गालियां देने लगते हैं। तो इंसान तो कोई परफेक्ट है नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने पथ पर चलते रहो, अपने काम में लगे रहो। कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को एनर्जाइज रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए और अपने पथ पर जो आगे बढ़ते रहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर होता है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपको तो अपने कार्य को आगे बढ़ाना ही है, ठीक है। आपने खुद को खुद से प्रेरित करना है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं और आगे चलते जाओ, ठीक है। अगली चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का एक बहुत ही अनिवार्य और इंपॉर्टेंट पहलू है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी रहती है कि अगर कोई काम हमें परफेक्टली आता भी है तो भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। मान लो किसी व्यक्ति को पास बहुत अच्छा कंटेंट है और उसे जो है वो स्टेज पर भाषण देना है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर उसका कंटेंट बेहतरीन होगा तो भी वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है ना जिससे बहुत सारे ऐसे काम भी किए जा सकते हैं जिसे लोग नामुमकिन से समझते हैं। जैसे एक समय पे माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ना क्या था, अकल्पनीय था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा भी जा सकता है। लेकिन किसी ने विश्वास रखा होगा और चढ़ गया माउंट एवरेस्ट पे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई की। फिर पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आप पृथ्वी से बाहर भी जा सकते हैं, तो कोई गया होगा, उसने करके दिखाया, बाकी लोगों में भी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। वैसे बहुत सारे असंभव कार्य है जो लोगों ने करके दिखाया, लोगों से आज भी प्रेरणा मिलती है, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने की हो तमन्ना, कुछ कर गुजरने की हो तमन्ना, तो पत्थरों पर भी फूल खिल जाते हैं। तो आत्मविश्वास एक ऐसा पहलू है हमारे स्वयं प्रबंध कौशल का जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देता है। और बहुत सारे जो सफल लोग हैं उनकी सफलता के पीछे एक आत्मविश्वास भी एक मेन कारण होता है, ठीक है। जो जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा वो अपने काम को उतने बेहतर तरीके से कर पाएगा। कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध हमारे क्रियाकलाप या काम से भी होता है। जिस काम में हम थोड़ा सहज महसूस करते हैं उस काम में हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आने लगता है, और जिस काम को हमने बहुत कम किया होता है उस काम में हमें कठिनाइयां होती है और हम अनकॉन्फिडेंट सा फील करते हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है। जिस काम में हमें कठिनाई होती है उसको हमने दोहराना है, बार बार प्रैक्टिस करने है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रयत्नो विधो, प्रयत्न करते रहो, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंध। देखिए, समय का प्रबंध बहुत अनिवार्य कौशल है और मुझे लगता है आज की डेट में हम जो फेलियर लोग हैं, फेलियर लोगों के
पीछे यही कहानी है कि वो समय का कहीं ना कहीं प्रबंध नहीं कर पाते। देखिए, एक व्यक्ति है जो सक्सेसफुल होता है और दूसरा व्यक्ति है जो सक्सेस नहीं हो पाता। प्रकृति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जो भी कहो, प्रकृति ने सबको समान अवसर दे रखे, समान समय दे रखा है। देखिए, किसी संसाधनों की कमी हो सकती है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, प्रॉपर्टी, धन, गाड़ी, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रकृति ने समय सबको समान दे रखा है। सबके पास 24 घंटे है, ठीक है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि इन 24 घंटों का यूटिलाइज किस तरह से हम लोग करते हैं। अगर आपने इस 24 घंटे का सही यूटिलाइज कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और स्टूडेंट लाइफ में यही मैनेज नहीं हो पाता और पूरा मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। स्पेशली जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स, कहते हैं ना कि टीनेजर्स के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है कुछ कर गुजरने की, क्योंकि उस समय एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उस समय पर हमारे अंदर जो हमें मतलब सही डायरेक्शन नहीं होती है, जिस वजह से हम क्या हो जाते हैं, मिसगाइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या जाती है, डाउन हो जाती है और समय का जो है हम दुरुपयोग करने लगते हैं। और वर्तमान समय में तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि अगर आप समय सही यूज करो तो आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, और अगर आप समय को बर्बाद करना चाहो तो दुनिया भरी पड़ी है आजकल की डेट में तो समय बर्बाद करने के लिए। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो आदमी का अधिकांश समय उसमें ही चला जाता है। तो समय प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यदि आप समय को सही से मैनेज करते हो, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो और सही समय पर सही कार्य करते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट की। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हमारी जीवन शैली क्या है। देखो, वर्तमान समय में लोगों ने अपना जीवन इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कि लोग को पता ही नहीं कब खाना है। तो पहले हमारे एक बुजुर्गों की कहावत थी कि लोग खाना कब खाते थे, खाना लोग तब खाते थे जब भूख लगती थी। भूख लगने का मतलब क्या है कि अब आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप खाना लाइए, मैं खाने को पचाने के लिए तैयार हूं। आज वाली डेट में क्या है, अब खाना हम भूख के हिसाब से नहीं खाते, खाना खाएंगे टाइमिंग के हिसाब से। साहब का टाइम है 9 बजे का, 9 बजे उठेंगे, चाय पिएंगे, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम है 12 बजे का, लंच का टाइम है 4 बजे का, डिनर का टाइम है रात के 12:30 बजे का, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जीवन को ना जीवन एक अनमोल उपहार है जो प्रकृति ने हमें भेंट किया है। उस जीवन को एक सही दिशा देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लाइफ को एक बढ़िया तरीके से बैलेंस करना चाहिए ना, कि उठना भी जरूरी है, थोड़ा वॉक करना भी जरूरी है, छोटा मोटा फिजिकल काम करना भी जरूरी है, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, फिट रहे। और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हमें संतुलित आहार करना चाहिए। वर्तमान में देखो ट्रेंड इतना चेंज हो गया है कि अब लोग खाने का मतलब क्या आज की डेट में, चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये है आजकल की डाइट। तो क्या ये बैलेंस डाइट है, क्या ये संतुलित आहार है? देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है, वो फूड्स खाना चाहिए। हम सारे भागे अब जंक फूड की तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को क्या रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। फिर है गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। देखिए, दिन में हमारे पास पता नहीं कितने सारे विचार आते हैं दिन में हमारे मस्तिष्क में, और अधिकांश विचार कौन से आते हैं, नेगेटिव थॉट वाले, जिसमें हमें नेगेटिव फील होता है, एनर्जी लो सा फील करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव थॉट से हमेशा अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, हमेशा उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि नेगेटिव थॉट हमें क्या है, नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, उससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। आते तो सभी के दिमाग में है, पर डिपेंड करता है कि आप उस थॉट को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो या उसे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है। फिर है थिंकिंग पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। हमेशा अपना रवैया सकारात्मक रखिए। लाइफ में
फेलियर सक्सेस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज आती है। बहुत कामों में आप परफेक्ट होगे, बहुत कामों में आप परफेक्ट नहीं होगे, तो कभी आप सफल होगे कभी असफल होगे। पर कहते नहीं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, असफलता तो सफलता की कुंजी है। हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। एक शायद पता नहीं रोनाल्डो मेसी करके एक व्यक्ति थे शायद, तो वो कहते कि मैं रोता था बचपन में जब मैं देखता था कि मेरे पास जूते नहीं है, फिर मैं अगले ही घड़ी चुप हो जाता था जब मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता था जिनके पास जूते ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए चीजें किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, उसमें हमें जो है वो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को हमेशा स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन क्या है, एक बार मिला हुआ उपहार है, तो जब तक है खुशी से रहो। अगली चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक समझ। देखिए भावनात्मक समझ वर्तमान में बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि देखिए स्पेशली जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हम इमोशनली बहुत कमजोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है जैसी दूसरे व्यक्ति की इंटेंशन हो, और उस समय हमारे अंदर इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी नहीं आई होती कि हम अपना दिमाग लगा पाए। तो हमें लगता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति बता रहा है वही सब है, वही सच है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ अर्थात स्वयं प्रबंध कौशल का ये वो गुण है जिससे हमें आइडिया लगता है कि हम अपने भावनाओं को भी समझे और दूसरे की भावनाओं को भी समझने की परख हमारे अंदर हो। ठीक है, कौन व्यक्ति हमसे किस समय पर क्या चाह रहा है, हम किससे क्या चाह रहे हैं, क्या चाहना सही बात है, क्या चाहना गलत बात है, किस काम को किसी से करवाना सही है, किस काम को किसी से करवाना सही नहीं है, ये सब चीजें कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका विकास करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होती है। जो व्यक्ति स्वयं की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, फिर अपने पेरेंट्स की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, समाज ने से जो उस व्यक्ति को उम्मीदें है वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, उसका सक्सेस होना फिर क्या है, मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम हो तो उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इमोशनली एक तो आपने क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग भी बनना है और इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनना है, ताकि ना देखिए ना तो हमें इतना भोला बनना है कोई हमारा मिसयूज करे, और ना ही हम इतना चालाक बनना है कि हम किसी का शोषण करें। ठीक है, कहते हैं कि ना तो इतने मीठे बनो कि कोई तुम्हें चबा जाए, और ना ही इतने कड़वे बनो कि तुम्हें कोई थूक के चला जाए। तो हमें अपने आप को क्या रखना है, संतुलित रखना है और इमोशनली अपने आप को मैच्योर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगली चीज होती है एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड का मतलब सिंपल सा क्या होता है, एटीट्यूड का हिंदी अनुवाद होता है दृष्टिकोण, अर्थात किसी भी काम या किसी भी क्रिया के प्रति हमारा क्या रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। देखिए जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी गॉट फेल इन एनी टास्क, तो व्हाट हैपेंड इन दैट सिचुएशन। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसा रिएक्शन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड दो तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी परिस्थिति है उसको हमेशा पॉजिटिव लेने की कोशिश करता है, और नकारात्मक एटीट्यूड का मतलब होता है कि स्थिति चाहे सही भी हो, हम हमेशा उसमें क्या है, नेगेटिव चीजों को ढूंढते हैं, उससे हम बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। तो बीइंग ए स्टूडेंट हमारा एटीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। कोई हमारे साथ अच्छी इवेंट होती है उससे भी कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, कुछ दुखद या बुरी चीज होती है उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। एटीट्यूड यूं तो खैर हमारे अंदर जन्मजात ही होता है,
कुछ लोग प्राउडी टाइप के होते हैं, कुछ लोग बहुत नम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन एटीट्यूड को अगर हम चाहे थोड़ा बहुत डेवलप भी कर सकते हैं। देखिए, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो हमेशा जो है वो बुरे काम में भी कुछ ना कुछ अच्छा तलाशेगा, यानी बंदा पॉजिटिव है। और दूसरा है बी व्यक्ति, कहीं अगर अच्छा भी कुछ कर रहे होगा उसमें भी वो नेगेटिव बात बोलेगा, उसका है नेगेटिव एटीट्यूड। तो हमें कैसे व्यक्ति चाहिए जो जिसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, कि जो ना तो बात को बढ़ाए ना घटाए, हमें क्या चाहिए, जो बात का सही समाधान निकाले, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अगली चीज होती है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब सिंपल सा होता है प्रतिभा टैलेंट। देखिए, एप्टीट्यूड यूं तो बहुत अगर कहा जाए एप्टीट्यूड के मामले में तो कुछ लोगों में बहुत सारी चीजें तो एप्टीट्यूड की बेस पे ये कह सकते हैं कि जन्मजात होती है। जैसे कुछ बच्चों की जो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है अगर वो सिंगिंग लाइन में जाएंगे तो और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत मात्रा में इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एप्टीट्यूड की विषय में एक उदाहरण होता है लीडरशिप वाला। देखिए, एक होता है पढ़ा लिखा लीडर बनता है, ठीक है, वो एक अलग विषय है। कुछ लोग के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बचपन से ही होती है, मतलब जैसे ही वो कहीं खड़े हो जाते हैं लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसकी बातें सुनने के लिए। उसको हम बोलते हैं उस व्यक्ति में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही इनबिल्ट होती है, जन्मजात जिसको हम बोलते हैं, इनहेरेंट तरीके से ही होती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अगर उस टैलेंट को आप टाइमली पहचान गए और आपने उसको क्या करे, एक नई दिशा दी, उसको थोड़ा तराशा, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स सिंगिंग में अच्छे हो गए तो आपको उसके लिए अवसर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और हो सकता है उसमें आप बेहतर करें। कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अगर उसको उचित मंच मिले और अच्छे से वो प्रैक्टिस करता रहे तो हो सकता है उस फील्ड में बहुत सक्सेस हो जाए। कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो अगर वो उसमें प्रयास करेंगे तो उसमें भी वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है जी। अगली चीज हमारे पास होती है इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। देखिए, इंटीग्रिटी नीति शास्त्र, एथिक्स देखिए सत्यनिष्ठा और नीति शास्त्र। देखिए, अगर हम बात करें व्यक्ति की नीति शास्त्र की और सत्यनिष्ठा की, देखिए बचपन में छोटी क्लास में हमने देखा हुआ एक विषय होता था जिसको हम सिविक्स के नाम से जानते थे, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता कि एक समाज में रहने के लिए हमें किस तरह से आचार व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हम पढ़ते कुछ और है और इम्प्लीमेंट कुछ और करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें अपने आचरण को नैतिक बनाना है, बेहतर बनाना है, तो जाहिर सी बातें है कि हमें जो है वो भीड़ से हटकर थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में कि हम पढ़ते तो है कि ये गलत है, ये गलत है, और शाम को आकर उसी लाइन में खुद घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन में आप वैल्यू को स्थापित कीजिए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई आपका वैल्यू नहीं है ना, आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर हमें एक समाज में एक आइकन बनना है, दूसरों के लिए अभिप्रेरणा का एक स्रोत बनना है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लिए वैल्यू, अपने लिए सिद्धांत स्थापित करने पड़ेंगे और उस पर चलने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए, तभी वो चीज हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि गलत चीजों का साथ नहीं देना है, सही रास्ते पर चलना है, और नीति शास्त्र का मतलब है कि नियमों के साथ चलना है, ठीक है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो व्यक्तिगत हित है वो सामूहिक हित के अधीन रहे। ऐसा नहीं कि हम अपने निजी फायदे के लिए पूरे समाज को लॉस में डाल दें। अगर हमारे निजी नुकसान से समाज का फायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे निजी फायदे के लिए हम पूरे समाज का या देश का नुकसान कर दे, वो गलत चीज है। तो हमें अपने अंदर जो है वो एथिक्स को और इंटीग्रिटी को इनबिल्ट करना होगा, तभी हम एक बेहतर एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में। थर्ड स्किल है हमारी
बेसिक आईसीटी स्किल। बेसिक आईसीटी स्किल को हम अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, आधारभूत, आई का मतलब इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सी का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी संचार, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, यानी आधारभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आपको बेसिक आईसीटी स्किल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए पहले के डेट में सारे काम मैनुअल होते थे, तो उस समय काम करने की प्रोसेस प्रक्रिया अलग थी। अब क्या है, काम करने के बहुत सारे तरीके बदल गए हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलते हुए दौर जमाने के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत सारे कामों को हमें भी नए तरीके से करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें हमारे अंदर स्किल है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का हमें आइडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, तो हम जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने एम्प्लॉयबिलिटी को स्किल विकसित करने के लिए अपने बेसिक आईसीटी स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका रोल किस तरह से रहता है? सबसे पहले बात करते हैं कि आधारभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में क्या रोल है, और फिर बात करते हैं कि इसका कार्यस्थल पर क्या रोल है। पहले रोल करते हैं इन पर्सनल लाइफ। सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको पता ही है, कुल मिला के हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं या शॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये कब हमारे लिए आसान होगा, जब हमें इसका बेसिक आइडिया होगा। दूसरा है ई गवर्नेंस। पहले के डेट में जितने भी सर्टिफिकेट बनते थे वो हमें जो है वो कार्यालय में जाकर बनाने होते थे। अब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि उसके द्वारा आप कोई भी काम जो है अपने घर द्वार से संपन्न कर सकते हैं। तीसरी चीज है ई बैंकिंग। पहले बैंक का मतलब हमारे सिर्फ क्या होता था, एक फिजिकल प्लेस, एक डायरेक्ट एक प्लेस जहां पर जाकर आप रुपयों का आदान प्रदान करते थे, रुपया जमा कराते या निकालते थे। एक प्लेस पर जाना पहले अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अब आपको पैसे जमा करवाने या निकालने के लिए आप बैंक में जाओ, ये जरूरी नहीं है, ये अन्य बहुत तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसका भी क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। चौथा हमारे पास क्या है, एजुकेशन। देखिए पहले के डेट में जो है वो एजुकेशन का मतलब सिर्फ लाइब्रेरी होता है, शिक्षा वहीं से मिल सकती है, पढ़ाई आप वहीं से कर सकते हैं। जब से हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, अब पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। आजकल का जो युग है उसको हम सूचना का युग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन युग। ठीक है, इंफॉर्मेशन एरा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप एक्सेस करने में लग जाओ तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है अपनी आईसीटी स्किल को इतना इंप्रूव करना है कि हम जो है वो वर्तमान तकनीक के साथ पढ़ाई को भी आसानी से कर पाए या करवा पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका रोल है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें बेसिक आईसीटी स्किल की, तो देखिए ये क्या करेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, बेटर क्वालिटी देगा हमारे प्रोडक्ट्स में, फिर एम्प्लॉयबल कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक मेन्यू बिजनेस ऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी लाएगा और हमारे प्रॉफिट को अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक आईसीटी स्किल यानी आधारभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप बहुत सारे काम को आसानी से, सुगमता से कर सकते हैं, और इससे आपके संगठन में क्या होगा, एक तो काम बहुत बेहतर गति से होगा, आपके काम के क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी और प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ में आपकी जो टीम होगी काम करने की, उसको कोऑर्डिनेट करने में, तालमेल करने में भी आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या होगा हमारा बेसिक आईसीटी स्किल के बारे में। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्यमी कौशल। कौन से कौशल, उद्यमी कौशल। अच्छा, उद्यमी होता कौन है? उद्यमी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है,
कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी दैट इनेबल्स someone to start a business and make it grow successfully over the time. They include motivating yourself and others, getting a business idea and making decisions. These skills help you to run a business in profitable, including managing money and people. And an entrepreneur is a person who has an idea and who work to create a product or service that people will buy, as well as an organization to support that efforts. यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय को खड़ा करता है और वहां पर किसी भी तरह क्या करता है, वो एक्टिविटीज करता है जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, देखिए एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल को हमें क्यों विकसित करना है। देखिए एक तो बात क्या है कि हमें एम्प्लॉयबल बनना है, उसके लिए भी हमें ये विकसित करना है। दूसरा, कल को यदि हम अपना बिजनेस करते हैं, अपना उद्यम स्टार्ट करते हैं, तो भी हमें इस स्किल को अपने अंदर जो है वो समाहित करने की जरूरत है। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें विकसित करने की आवश्यकता है अपने अंदर। पहला स्किल हमारे पास है प्लानिंग, कि किसी भी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना होता है। प्लानिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले उस विषय के बारे में जांच पड़ताल करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी प्लानिंग इज ए प्रोसेस वेयर वी डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, वेयर टू डू। ठीक है, किस काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है, इन सब के बारे में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहते हैं। कुल मिला के सिंपल से क्या कह सकते हैं कि एक्शन से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करना, सोचना समझना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग हम अलग अलग तरह से करते हैं। हम करियर के लिए प्लानिंग करते हैं, बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, जॉब के लिए प्लानिंग करते हैं, पेपर के लिए प्लानिंग करते हैं, तैयारी करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो अलग अलग विषय में उसका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, फिर है गोल सेटिंग। देखिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन सा व्यक्ति होता है जिसके गोल डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, कि मुझे आज क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। तो जब आपके पास हर पर्टिकुलर डे में एक गोल होता है तो आप बोरियत महसूस नहीं करोगे, आप अकेलापन फील नहीं करोगे, आपके अंदर जो है वो अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है कुछ करने के लिए, क्योंकि आपके पास हर दिन क्या है, लक्ष्य है कुछ करने के लिए। क्योंकि जो एमलेस लोग होते हैं, जिनके पास लक्ष्य नहीं होते हैं, उनकी तो जिंदगी ज्यादा सोचने में निकल जाती है, परेशान होने में निकल जाती है। इसलिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपने अंदर हमें क्या करने होते हैं, गोल डिसाइड करने होते हैं कि आने वाले समय में आप क्या क्या करोगे। फिर है डिसीजन मेकिंग। देखिए जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा क्या करता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की बड़ी अच्छी सेंस होती है। ठीक है, और हमेशा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उपयुक्त डिसीजन लेता है। फिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जितना आप काम को डेलीगेट कर दोगे उतनी आपको क्या रहेगी, सुगमता रहेगी। शर्त एक ही है कि आप जिस व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो वो ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबल होना चाहिए, तभी फायदा है इसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, अधिकारों का अंतरण करने का। फिर सपोर्ट योर वर्कर एंड कलीग्स। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने कलीग्स को और अपने एम्प्लॉय के लिए सपोर्टेबल रहता है, 24 घंटे अवेलेबल रहता है, जिसको हम बोलते हैं ना 24/7। उस तरह का व्यक्ति होता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर। और व्यक्ति का ऐसा एटीट्यूड होगा ना जो 24/7 अवेलेबल रहेगा अपने एम्प्लॉय के लिए, कलीग्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। अगली चीज है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो हमेशा अपने टीम में जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को इन्वेट करते हैं। उसका कारण क्या होता है, देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो स्ट्रॉन्ग होगा ना
वहां पर डिस्प्यूट, लॉकआउट जैसी समस्या बहुत कम होगी, वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे, ना के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंट वहां पे बातचीत कर लेते हैं और मसले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि देखो समस्या का समाधान कब होगा, जब उस विषय में विमर्श किया जाएगा। जब तक उस विषय में बातचीत ही नहीं की जाएगी, उस समस्या का समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते ना। इसीलिए हाँ, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को इनबिल्ट कर देता है, फिर वो अच्छे से नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोलिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होता है और हमेशा अपने एम्प्लॉयज के इंटेंशन को समझता है, किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, तो हमेशा अगर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा तो एम्प्लॉय भी उसके लिए क्या रहेंगे, हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे हमेशा काम करने के लिए। अगली चीज क्या है, मोटिवेशन। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है, फिर उसे रिजल्ट से भी पता लग जाता है कि मैं कितनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। कोई फिर जो भी बोल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे, जाहिर सी बात है कुछ प्रोजेक्ट चलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, कभी सफल हो गए, कभी नहीं हो गए, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड बना के रखेगा और निरंतर प्रयास करता जाएगा अपनी सफलता के लिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी सफलता कभी असफलता, ये तो दोनों चलती रहती है। ठीक है जी। अगली चीज है लीडरशिप स्किल। एक एंटरप्रेन्योर को ऐसा तो है नहीं कि अकेले काम करना है, उसे अपने साथ साथ बहुत सारी टीम के साथ काम करना है, तो हमेशा उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो कोई भी काम है उस काम को करने का आपके अंदर क्या है, नेतृत्व की क्षमता है, आप लीड करते हो काम को। ठीक है, लीडरशिप स्किल से हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाने में, और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा इसको डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल वे स्किल होते हैं जो एक उद्यमी को सफल उद्यमी बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वो हमेशा अपने सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर खुद को एम्पावर करने के साथ साथ क्या करता है, समाज के लिए रोजगार के अवसर देता है, जिससे समाज के बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, नौकरी से उनका जीवन स्तर बेहतर होता है, और जीवन स्तर बेहतर होने से उन्हें इकोनॉमिकली क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और एक अच्छे समाज और मजबूत समाज का निर्माण होता है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है, ग्रीन स्किल है। ग्रीन स्किल को ही हम क्या बोलते हैं, हरित कौशल बोलते हैं। हरित कौशल का मतलब होता है ऐसे स्किल जो हमें हमारे पर्यावरण को क्या रखता है, हरा भरा रखता है। सबसे पहले पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण से का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखिए ग्रीन स्किल, हरित कौशल, यानी ग्रीन स्किल एज द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स needed to live in, develop and support a sustainable and resource efficient society। यानी हरित कौशल वो ज्ञान या क्षमता है जो स्थायी और संसाधन कुशल समाज में रहने, विकसित करने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कुशलता प्रदान करना है। किसका, ग्रीन स्किल का। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए क्या मंशा, देखिए वर्तमान में आप सभी को पता है कि भारत जो है 3 तरह के नेशन है वर्ल्ड में। एक है डेवलप्ड, विकसित, दूसरा है अंडर डेवलप्ड यानी अल्प विकसित, और तीसरी है डेवलपिंग यानी विकासशील। ठीक है, देखिए विकसित राष्ट्र होते हैं वे राष्ट्र जिन्होंने सारे आधारभूत काम कर लिए हैं, जिन्होंने अपने देश में रोड बना लिए, स्कूल बना लिए, हॉस्पिटल बना लिए, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो काम थे वो सब कर दिए, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड नेशन या विकसित राष्ट्र। दूसरी तरह के जो राष्ट्र होते हैं उनको हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड, जिन्होंने बेचारे कुछ करा ही नहीं, जैसे अफ्रीका वगैरह के बहुत सारे देश है। ठीक है, ये तो अब करेंगे कहीं जब थोड़े लाइन में आएंगे। ठीक है, तीसरी तरह का जो राष्ट्र है उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग, विकासशील देश।
और भारत किस में शामिल है? विकासशील देशों में। और विकासशील देश जब अपने देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे तो उन्हें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे जिसके द्वारा पर्यावरण में घर्षण होगा, वातावरण के साथ छेड़छाड़ होगी। तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है? सरकार चाहती है भी आप क्या करो, पढ़ाई तो करो, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर एक ऐसे गुण भी विकसित करो जिसके द्वारा जो है आप पर्यावरण को भी क्या कर सको, पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाने, पर्यावरण का संरक्षण कर सको, कंजर्वेशन कर सको। ठीक है जी। तो पर्यावरण होता क्या है? देखिए हमारे आसपास का वो आवरण जो हमें घेरा रखता है उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण के बहुत सारी चीजें हमारे पास है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो है इस पर्यावरण धरती पे जो है ना प्रकृति को हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ के क्या है? किराएदार है, हम मालिक नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि वो तो मालिक है प्रकृति का, और प्रकृति के साथ अंधाधुंध जो हम क्या करते हैं? छेड़छाड़ या खिलवाड़ करते हैं, जिससे हमने कई बार देखा है प्रकृति की इतनी विनाशकारी घटनाएं सामने आती है जिससे कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है या बहुत सारे लोगों का जो जीवन ही समाप्त हो जाता है। केदारनाथ प्रलय और भी बहुत सारे, हिमाचल में कांगड़ा का भूकंप, तरह तरह के जो है वो हमें प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलती है। और ये होता कब है? जब हम प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और वो बिल्कुल फ्री में। प्रकृति हमें पानी देती है, प्रकृति हमें लकड़ी देती है, प्रकृति हमें शुद्ध हवा देती है, लेकिन हम लोगों ने ही, मानव ने अपनी क्रियाकलाप के द्वारा उसको असंतुलित कर दिया है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने प्रकृति को फिर से स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान दें। देखिए हमें भी अपनी जरूरत पूरी करनी है, तो हमारी जरूरत के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके हम अपने प्रकृति का क्या रखें? ख्याल रखें, संरक्षण करें उसका, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी क्या एक खुशहाल प्रकृति दे, एक संतुलित प्रकृति दे। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारे पास पानी है, हमारे पास हवा है, हमारे पास वन है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अन्य एनिमल्स हैं। तो मनुष्य क्या इन सब में सबसे ताकतवर प्राणी है, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है। उसने क्या करा? अपने जीवन को सुखदायक, आरामदायक बनाने के लिए प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया, उपयोग किया। प्रकृति बोलती है ठीक है अपने जरूरत के लिए यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सेस तो मत करो। तो हम पहले क्या करते हैं? पानी को हमने क्या कर दिया? वर्तमान में प्रदूषित कर दिया है। किस वजह से? इंडस्ट्रियल लगाई। इंडस्ट्रियल लगाना ठीक है, आपने लगा ली एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन इंडस्ट्री से निकलने वाला गार्बेज, वेस्टेज हम किस में डाल देते हैं? नदियों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है? जो जलीय जीव है उनके जीवन को संकट पैदा हो जाता है, बहुत सारे जलीय जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? बी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव प्रजाति तो जिम्मेवार है इसके। हवा को हमने कैसे प्रदूषित कर दिया है? तो कंपनी लगा रहे हैं, कंपनी से तरह की गैसें निकल रही है, धुआं किस में जा रहा है? हमारे एनवायरमेंट में जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जब हमें सांस लेनी होती है, सांस तो हम भी इसी प्रकृति पे लेंगे, तो सांस के द्वारा वही चीज हमारे क्या चली जाती है? बॉडी में चली जाती है। फिर तरह तरह की हमें क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, और हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किस में निकल जाता है? दवाई में खर्च हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इकोसिस्टम को खराब कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं? इसमें हमारा निजी स्वार्थ है। देखिए प्रकृति में जितने भी जीवन है, जितनी भी प्रजाति है, सबका जो है एक दूसरे को, सबका क्या है? अस्तित्व बना रहना चाहिए। और प्रकृति का हर एक जीव दूसरे जीव पर क्या है? आश्रित है। तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें? एक दूसरे को सपोर्ट करें और सबको जो है वो जीवन जीने दे। पर हम क्या करते हैं? जैसे मान लो हमें पता भाई ये जानवर हमारे लिए फायदेमंद है, इसको खाल से पैसे मिलेंगे, इसको उससे पैसे मिलेंगे, हाथी के दांत में से पैसे मिलेंगे, तो हम उनकी
ब्रूटली क्लीन कर देते हैं सिर्फ कुछ रुपयों के लिए, जो कि एक बिल्कुल ही गलत चीज है। हमें इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति के हर चीज है और प्रकृति पर ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य का ही है, प्रकृति के जितने भी जीव है सबका समान हक है इस प्रकृति पे। ठीक है, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ अंधाधुंध छेड़छाड़ी कर दी है। फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, विकास के नाम पर हम बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पानी को स्टोर कर रहे हैं, जिससे क्या करते हैं हम बोलते हैं हम बिजली बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उससे पानी का भार एक साइड चला जाता है और कई बार क्या होता है विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, कहीं कुछ और चीजें हो जाती है। आप देखो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा हो रही है। हमारे जो हिम है, बड़े बड़े हमारे पास बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ है वो क्या हो रहे हैं, या तो टूट रहे हैं पहाड़ या वो रिसा हो रहा है उनका, जिससे क्या हो जाएगा, या तो वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तरह तरह के जो है वो विकार प्रकृति में पैदा हो रहे हैं सिर्फ हमारे मानव के ही कारण। फिर क्या करते हैं हम, कुछ पैसे के लिए हम लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, अपने जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक तो जब हम जंगल काटेंगे तो क्या होगा, पहला लॉस तो क्या होगा कि हमारा जो वहां का प्राकृतिक संतुलन है वो खराब हो जाएगा। फिर जब सारे जंगल कट जाएंगे तो वहां का वातावरण भी खराब हो जाएगा। उससे वहां पर जो रहने वाले हमारे जंगली जानवर है वो शहरों की तरफ या गांव की तरफ कूच करेंगे, जिससे गांव और शहरों में तबाही मचाएंगे। जाहिर सी बात है, अब हम उनके घर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे जानवर। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि वहां पर उतनी बकरियां खा ली, वहां पे गाय खा ली, तो कहीं ना कहीं हम मानव भी क्या है, जिम्मेदार है, क्योंकि हम उनका जो हैबिटेंट है, उनका जो नेचुरल हैबिटेंट है, प्राकृतिक उनका जो निवास स्थान है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने समरी के रूप में बात करी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। अगर इसके ऊपर हम चाहे तो फिर देखते हैं अलग अलग से एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली एक आइडिया के रूप में बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत जो हम किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं और क्यों हमें इनको विकसित करना अनिवार्य है। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे मैंने आपको बताया कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार योग्यता कौशल। तो यानी ऐसे कुछ गुण जो हमें भविष्य में अच्छा और सफल कर्मचारी बनाने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। और हमें इनका डेवलपमेंट, इनका विकास करना भी अनिवार्य है, तभी हम एक अच्छे कर्मचारी और समाज में अच्छे नागरिक बनकर रह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिला होगा इसके बारे में। अंत में हरिवंश राय जी की दो पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही है कि घर से मंदिरालय जाने को निकलता है पीने वाला, घर से मंदिरालय जाने को निकलता है पीने वाला, किस राह पर जाऊं मैं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पद बतलाते सब लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पालेगा मधुशाला। तो लाइफ में दुविधाएं तो है, बहुत सारी चुनौतियां भी है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी कमजोरी को पहचानो, अपने लिए नए नए अवसर तलाशो और चुनौतियों का सामना करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको कुछ इसका लाभ मिलेगा इस जानकारी का, और आपके जीवन में ये चीजें काम आएगी और आप कोशिश करेंगे अपने प्रतिभाओं को निखारने की। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।